तो आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जहां पर हमारा ये पहला चैप्टर होगा क्योंकि हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ये चैप्टर रिमूव कर दिया है फ्रॉम योर नीट सिलेबस। तो एनसीईआरटी का जो यूनिट 5 है उसके अंदर सबसे पहला चैप्टर है हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे अबाउट बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। पहले तो यही चैप्टर का एक प्लेलिस्ट बनेगा विच विल बी सून अपलोडेड ऑन माय यूट्यूब चैनल। आपको सारी चीजें सारे कंटेंट यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल मिल जाएंगे। सो यस, ह्यूमन फिजियोलॉजी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर बेसिकली हम बहुत सारे डिफरेंट पाथवेज देखेंगे। विल बी लुकिंग एट डाइजेस्टिव पाथवे, हम देखेंगे हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कैसे काम करता है, बिकॉज अवर बॉडी फॉर द अप्रोच फॉर स्टडी पर्पस हमने हमारी बॉडी को साइंस ने इसी डिफरेंट सिस्टम्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, जैसे कि रेस्पिरेशन एक हो गया, डाइजेशन एक हो गया, देन वी हैव द लोकोमोटरी सिस्टम जहां पर हम वी स्टडी अबाउट आवर मसल्स, फिर वी हैव द यूरिनरी सिस्टम, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऐसे हमने डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स बनाए और उसको हम अकॉर्डिंगली पढ़ते हैं। लेकिन हमारी जो बॉडी है ना, ये एक साथ एज अ होल काम करती है। इट वर्क्स एज एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इट वर्क्स एज एन एंटायर ऑर्गेनिज्म। वो नहीं अपने आप को डिवाइड करती कि रेस्पिरेटरी अलग है, रेस्पिरेटरी का मेरे डाइजेस्टिव पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, या फिर मेरा डाइजेस्टिव का मेरे रिप्रोडक्टिव पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, या यूरिनरी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है। हमारा जो वी कैन सी द रीनल सिस्टम, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे ही कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो इन सबको ठीक है कंट्रोल करता है। सो यस, दे ऑल आर कनेक्टेड समवेयर। ठीक है, अब यहाँ पर बात की है हमने फर्स्ट चैप्टर के बारे में। हम हमारा फर्स्ट ये जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है वो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी का अगर हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखें तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक। इसका वेटेज क्या है? वेटेज इसका ये है कि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन या फिर समटाइम्स 1 से 2 क्वेश्चन भी बन के आते हैं। तो आप समझ सकते हो यहाँ से 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आएंगे ही आएंगे। 2 क्वेश्चन आने ही वाले, दैट मेक्स योर 10 मार्क्स। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब दूसरी चीज ये आ जाती है कि इसके अंदर से इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। तो सबसे पहले तो मैं उल्टा जाती हूँ। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका ये पोर्शन, जहां पर सबके एप्लीकेशंस दिए हुए ना, कौन से डिजीजेस डिसऑर्डर्स होते हैं ना, जो भी डिसऑर्डर्स वाली पार्ट की बात की गई है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा। और फिर ये ग्राफ्स वगैरह, ग्राफ्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बिना ग्राफ दिखाए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्राफ को रख के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर ये सारे रेसिडुअल वॉल्यूम ये सब भी ठीक है इंपॉर्टेंट, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन देखो कहीं से भी आ सकता है, अगर उन्हें क्वेश्चन डालना होगा दे कैन इवन मेक अ क्वेश्चन आउट ऑफ दिस इंट्रोडक्टरी पार्ट, जहां पर आपको सिर्फ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में बात की गई है कि कौन से हमने जो पूरे किंगडम एनिमलिया पढ़ रहे हैं उसके अंदर कौन से पर्टिकुलर फाइलम के क्या टाइप के उनके अंदर रेस्पिरेशन देखा जाता है, कैसा टाइप का होता है, वहां से भी वो लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो वी हैव टू प्रिपेयर अवर बेस्ट। हम 110% प्रिपेयर कर लेंगे इस चैप्टर को, बट हमारा मेन फोकस जो पॉइंट्स पर होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। दैट इंक्लूड्स योर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म। और ये जो टेबल है बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आए हैं यहाँ से, कुछ भी पूछा जा सकता है। जो प्रेशर चेंज है ना, प्रेशर डिफरेंस जो देखा जाता है, कैसे भी क्वेश्चन करके पूछा जा सकता है। और डिसऑर्डर्स वाला एक पार्ट हो जाता है, इंपॉर्टेंट है। और रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, क्यों मैं बता रही हूँ रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, बिकॉज दैट इज समवेयर रिलेटेड टू योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कि कहाँ पर ब्रेन के कौन से हिस्से में हमारा रेस्पिरेशन किस तरीके से कंट्रोल होता है। ये जो पॉइंट है ना, ये कॉमन पॉइंट है जो कि आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इन अदर चैप्टर्स एज वेल। एक्सक्रीटरी सिस्टम जब आप देखोगे वहां पर भी यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट होगी। तो यस, आपको पूरा चैप्टर करना है, अच्छे से करना है। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वेरी बेसिक। सबसे पहले हम ये ठीक है ये कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ से 2025 नीट 2025 में इसी पेज से क्वेश्चन आए हैं। इनफैक्ट जो आपके रिसर्चर्स के पेजेस होते हैं जहां पर डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में बताया जाता है, यूनिट के स्टार्टिंग में बताया जाता है, वहां से भी क्वेश्चन बने। तो हमें कोई भी पार्ट छोड़ना नहीं है, हम सारी चीजें कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट लाइन, रिडक्शनिस्ट अप्रोच। ठीक है, रिडक्शनिस्ट अप्रोच एक चीज होती है। रिडक्शनिस्ट अप्रोच क्या होता है? जैसे हमारे पास में बॉडी जो होती है बहुत ही वास्ट ह्यूज लेवल पर काम करती है। हमारी बॉडी को अगर हम पूरा एक साथ समझने जाएंगे तो वी कैन नॉट। तो हम क्या करते हैं, रिडक्शनिस्ट अप्रोच मतलब उसे हम टुकड़ों में बांट के ठीक है स्टडी करते हैं। जैसे कि हमने स्टडी कर ली एक जगह, एक टाइम पर एक ही चीज के बारे में स्टडी कर ली, तो वी हैव मेक द कॉम्प्लेक्स थिंग्स इनटू इजियर वे। इसको हम कहते हैं रिडक्शनिस्ट, जहां पर हम वी आर रिड्यूसिंग सम ऑफ द अदर नॉन अनवांटेड मटेरियल एंड वी आर फोकसिंग ऑन ओनली वन पर्टिकुलर पाथवे। तो रिडक्शनिस्ट अप्रोच में हम क्या करते हैं, ये हमारा बताता है। ठीक है, अप्रोच टू स्टडी लाइफ फॉर्म्स रिजल्टेड इन इंक्रीज यूज ऑफ फिजिको केमिकल कंसेप्ट। मतलब अभी हम क्या करते हैं ना, फिजिको केमिकल कंसेप्ट लगाते हैं जब हम कोई रिडक्शनिस्ट अप्रोच देख रहे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रही हूँ तो वहां पर हम फिजिको
फिजिको केमिकल अप्रोच लगाते हैं। ये पहले हम ये देखते हैं कि इसके अंदर फिजिकल मूवमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी के, और उसकी वजह से क्या केमिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि स्वेलो करना, मैस्टिकेशन हो जाता है, फिर बोलस फॉर्मेशन हो जाता है। ये सारा हमारा फिजिकल अप्रोच के अंदर आ जाता है। फिर केमिकल अप्रोच के अंदर क्या आता है, अंदर जाके उसका एब्जॉर्प्शन होना, एसिमिलेशन होना, ये सारे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसके अंदर ऐसे टाइप के कंसेप्ट और टेक्निक्स लगा के इसको हम स्टडी करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ दी स्टडीज एम्प्लॉयड आइदर सर्वाइविंग टिश्यू मॉडल, मतलब इनके अंदर हमें क्या रिक्वायर्ड है, या तो फिर एक टिश्यू मॉडल होना चाहिए जो लिविंग फॉर्म हो, या तो हम सेलुलर सेल फ्री सिस्टम्स के अंदर इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज रिजल्टेड इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एक्सप्लोजन ऑफ मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी इज नथिंग बट जहां पर हम मॉलिक्यूलर बेसिस, जैसे आपका एक चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड के अंदर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहां पर हम बहुत ही मॉलिक्यूलर लेवल पर हम देखते हैं कि हाउ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनल, ठीक है, हम सिर्फ ऑर्गन के बारे में नहीं बात करते हुए, हम ऑर्गन के अंदर जो टिश्यू है उसके अंदर वो किससे बना है, सेल से बना हुआ है। अब ये सेल्स के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनल्स मिलते हैं, ये ऑर्गेनल्स कैसे काम करते हैं, ये मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी के अंदर हम देखते हैं, और उसके अंदर भी बहुत ही बेसिक लेवल पर जाकर हम केमिकल चेंजेस क्या हो रहे हैं उसे हम देखते हैं। तो however it is now being increasingly realized that neither a purely organismic approach nor a purely reductionist molecular approach would reveal the truth about biological processes or living phenomena। मतलब अगर लिविंग फिनोमिना अगर हमें समझना है तो द रिडक्शनिस्ट अप्रोच एज वेल एज द मॉलिक्यूलर अप्रोच और ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच, ठीक है, कैसा भी अगर हम ठीक है कैसे भी साइंस अगर उसे अप्रोच करने का ट्राई करें, हम पूरी तरीके से एक लिविंग फिनोमिना को नहीं समझ सकते। सो लिविंग फिनोमिना इज रियली अ मिराकुलस फिनोमिना, यहाँ पे ये बताना चाह रहा है। ठीक है, तो ये सारे अप्रोचेस के थ्रू हम जो है लिविंग फिनोमिना को एकदम A to Z नहीं कर सकते। सिस्टम्स बायोलॉजी मेकर्स बिलीव दैट ऑल लिविंग फिनोमिना आर इमर्जेंट प्रॉपर्टीज ड्यू टू इंटरेक्शन अमंग द कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम अंडर स्टडी। ठीक है, मतलब ये इमर्जिंग प्रॉपर्टीज होती है हमारे सिस्टम की। ठीक है, रेगुलेटरी नेटवर्क ऑफ मॉलिक्यूल्स, सुप्रामोलिकुलर असेंबलीज, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गेनिजम्स, इंडीड पॉपुलेशन, कम्युनिटीज ईच क्रिएट इमर्जेंट प्रॉपर्टीज, मतलब कि दीज आर ऑल समवेयर इमर्जिंग एज अ पार्ट ऑफ इवोल्यूशन। ये सारी चीजें इमर्ज होकर, इवॉल्व होकर क्या हुई है, अपने इस पोजीशन पर, ठीक है, रीच हुई है। इन द चैप्टर्स इन दिस, ठीक है, ये सारे हम चैप्टर्स करने वाले वो बताया। लास्ट टू चैप्टर्स कोऑर्डिनेशन, ठीक है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें क्या है उसको देख लो एक बार। रिडक्शनिस्ट अप्रोच होता है, ये जो रिडक्शनिस्ट अप्रोच होता है ये क्या बताता है, इंक्रीजिंग द यूज ऑफ, ये कैसा कंसेप्ट अपने अंदर यूज करता है रिडक्शनिस्ट अप्रोच, फिजिको केमिकल कंसेप्ट अपने ऊपर यूज करता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द लिविंग फिनोमिना। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ दीज इसके लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, पहला तो लिविंग, ठीक है, वी रिक्वायर्ड द सर्वाइविंग टिश्यू एंड, ठीक है, सेल फ्री सिस्टम्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, या तो फिर हमारे पास में लिविंग टिश्यू मॉडल होना चाहिए या फिर सेल फ्री सिस्टम्स होने चाहिए। तो ये बात हो गई अबाउट द ह्यूमन फिजियोलॉजी इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई है अबाउट अल्फोंसो कॉर्टी, जो कि इटालियन एनाटॉमिस्ट थे। ठीक है, अल्फोंसो कॉर्टी, ठीक है, जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो हमारे ईयर में प्रेजेंट है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ठीक है, ये कहां पर प्रेजेंट होता है, हमारे इनर ईयर में, जो ऐसा, ठीक है, कॉक्लिया टाइप जो स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कॉक्लिया कहते हैं, तो यहाँ पर होता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। और ये क्या करता है बेसिकली, यहाँ पर जो आप देखते हो इस तरीके के, ठीक है, 3 पोर्शन में हम इसे डिवाइड करते हैं। यहाँ पर ऑर्गन ऑफ कॉर्टी प्रेजेंट होता है, ठीक है, और यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है, ये जो पार्ट है हमारे ईयर का, ये डिस्कवर हुआ था या फिर इसके ऊपर स्टडी किसने की थी, अल्फोंसो कॉर्टी ने की थी। ये क्या थे, इतना आप लोग याद रख लो, ये इटालियन एनाटॉमिस्ट थे। एक सेकेंड, कॉर्टी जो है ये इटालियन एनाटॉमिस्ट थे। ये इनका जो ईयर है, बर्थ ईयर है 1822 में ही वॉज बॉर्न इन 1822। दूसरा कि इन्होंने किस पे स्टडी की, इन्होंने स्टडी की थी ऑन सीवीएस। ठीक है, इन्होंने स्टडी की थी सीवीएस ऑफ रेप्टाइल्स का जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है, कैसे फंक्शन करता है, ये उन्होंने स्टडी की थी। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, स्टडिंग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। दूसरी चीज, डेटा अटेंशन टू मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम। ठीक है, उसके बाद में इनका जो नेक्स्ट स्टडी था वो किस पर चला गया, मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम पर चला गया। मतलब जो मैमल्स होते हैं, ठीक है, मैमल्स के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, तो ऑल दीज मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम इन्होंने जानने का ट्राई किया। मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम इन्होंने जानने का ट्राई किया 1851। नाउ दिस ईयर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इन्होंने जो पेपर पब्लिश किया था, ये कौन से ईयर में किया था, 1851 में किया था। और वो क्या डिस्क्राइब करने वाला, वो पब्लिश जो था, ठीक है, ये पब्लिश जो हुआ था, ये किस रिलेशन में इनका रिसर्च था, स्ट्रक्चर रिलेटेड टू बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ कॉक्लिया। जो यहाँ पर बेसिलर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, जो मैंने यहाँ पे अभी अंडरलाइन करके बताया, ये जो कॉक्लिया के अंदर बेसिलर मेम्ब्रेन मिलता है, हेयर सेल्स इसके अंदर होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं साउंड वाइब्रेशन इनटू नर्व इंपल्सेस। दिस इज कॉल्ड एज द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी क्या फंक्शन करता है, उसमें से जो भी हेयर सेल्स जब मूव करते हैं तो बेसिकली वहां पर क्या होता है, नर्व इंपल्स जनरेट होते हैं। ठीक है, जो इंपल्सेस जनरेट होते हैं लेटर देन वो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, दे गेट कन्वर्टेड इनटू नर्व इंपल्सेस, और फिर ऑडिटरी सिस्टम के अंदर वो ऑडिटरी पाथवे फॉलो करता है। इनका जो
इनकी मृत्यु हुई है 1888 में, ठीक है। तो ही डाइड इन द ईयर 1888। यहाँ पर सिर्फ इतना ही आप लोग को क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीजें मैं फिर से बता देती हूँ। ही वॉज बॉर्न इन 1822 फर्स्ट थिंग। फिर उनका जो पहला पब्लिकेशन था वो किस पर रिसर्च थी, वो CVS पर थी, उन्होंने उस पर स्टडी की थी। और जो पब्लिश पेपर था वो किसका रिलेटेड था, बेसिलार मेम्ब्रेन के रिलेटेड था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अल्फोंसो कॉटी 1822 से 1888 तक का इनका लाइफ स्पैन रहा है, ठीक है। अब ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये चैप्टर फाइनली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इधर से मैंने क्वेश्चन बता दिया, 2 क्वेश्चन समझ के चलना है, मिनिमम आएंगे ही आएंगे। मैच द कॉलम फॉर्म में भी आ सकते हैं, या फिर जैसे ERV IRV ये सारे जो हमने आगे पढ़ने हैं वॉल्यूम्स, उसके रिलेटेड भी आ सकते हैं, और दूसरी चीजें भी, ठीक है, MCQs में आ सकती है। ऑलराइट, अब चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखो ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग से हमें क्या समझ में आता है, जब हम ब्रीद करते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, वी इनहेल, और हम क्या करते हैं, एक्सेलेशन करते हैं, वी एक्सेल। इनहेलेशन करते टाइम इन एज द नेम सेज इनहेलेशन। एक्सेलेशन मतलब क्या हो जाएगा, बाहर साइड। तो हम क्या, जब इनसाइड इनहेल कर रहे हैं, जब हम गैसेस हमारे लंग्स के अंदर ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज इनहेलेशन। और एक्सेलेशन में हम क्या कर रहे हैं, जो भी गैस अंदर कलेक्ट हुआ था उसको हम वापस बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं, दैट इज एक्सेलेशन। इसका क्या पर्पस होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर दूसरे बहुत सारी वेराइटीज ऑफ गैसेस, ठीक है, एग्जिस्ट करती है, उसके अंदर से हम ऑक्सीजन रिच गैस को हमारे लंग्स के, ठीक है, नॉस्ट्रल्स के थ्रू इनहेल करते हैं, मतलब वी टेक देम इन द थोरैसिक कैविटी इन द लंग्स, ठीक है, लंग्स में लेके जाते हैं। अब लंग्स में हमने गैसेस लेके चली गई, इसके अंदर से जो ऑक्सीजन वाला पार्ट होता है वो डिफ्यूज होके ब्लड के अंदर चला जाता है, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, हमने जो है नोज से हमने इनहेल किया, और फिर हमने लेके गए इसको लंग्स के अंदर। तो यहां से हमने इनहेल किया ऑक्सीजन रिच गैस, इसके अंदर ऑक्सीजन भी हो सकता है, CO2 भी हो सकता है, और सम अमाउंट ऑफ, वेरी लेस अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन भी नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, बहुत ही कम अमाउंट में होता है ये, ठीक है। अब ये सारी चीजें तो यहाँ पर चली गई, लेकिन फिर आता है लंग्स का पोर्शन। ये जो लंग्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, लंग्स में क्या होता है, इनका डिफ्यूजन होता है, मतलब ऑक्सीजन तो वहां पर रिलीज हो गया इन द ब्लड के अंदर चला गया, लेकिन ब्लड के अंदर का जो CO2 रिलीज हुआ था, ये CO2 कहां से आया, अब ये जो CO2 है जो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, केम फ्रॉम वेयर, केम फ्रॉम मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कहाँ हो रहा है, सेल में हो रहा है, मेटाबॉलिज्म इन सेल। तो सेल के अंदर जितना भी रिएक्शन हुआ, ATP प्रोड्यूस हुआ, या फिर कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए पूरा मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक पाथवे फॉलो होता है, वहां पर एज अ बाय प्रोडक्ट लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, विच इज अ वेस्ट मटेरियल। CO2 क्या है, ये हमारी बॉडी में वेस्ट होता है, of no use, it is of no use, in fact this gas is harmful in our body if exceeds, ठीक है। अगर ये एक्सीड करेगा तो ये हमारी बॉडी में हार्मफुल हो जाएगा। तो ये CO2 जो होता है बेसिकली ये हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होता है आफ्टर द मेटाबॉलिक पाथवे, ये वेस्ट होता है। अब ये जो CO2 है ये वापस जाएगा इन द लंग्स, तो लंग्स के अंदर ये क्या हुआ, वापस चला गया। तो हमने क्या देखा, हमने बहुत सारे गैसेज हमने इनहेल कर ली, गैस जो है लंग्स के अंदर चले गया। अब लंग्स से ये क्या होता है, ऑक्सीजन रिच वाला जो पोर्शन होता है वो हमारे ब्लड के अंदर जाता है, बिकॉज ऑक्सीजन के थ्रू हम बहुत सारे दूसरे एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत, ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, एवरीथिंग रिक्वायर्स ऑक्सीजन, प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स का ब्रेकडाउन रिक्वायर ऑक्सीजन, हर स्टेप पर हमें ऑक्सीजन कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन हमने इनहेल कर लिया, और CO2 जो था वो हमारे बॉडी के अंदर का जो पहले प्रोसेस हो चुका है उसके अंदर का CO2 सारा रिलीज होकर हमारे ब्लड में आया, और वो जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारे वीन्स के अंदर ट्रैवल करता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के थ्रू कहां पर जाता है, लंग्स में जाता है, ठीक है। लंग्स में चला गया। अब लंग्स में क्या हुआ, ये लंग्स में जाने के बाद ये CO2 वाला जो पोर्शन है ये वापस डिफ्यूजेस बैक इनटू द ट्रैकिया, और ट्रैकिया से होते हुए हमारे नॉस्ट्रल से होते हुए, नेसल पैसेज से होते हुए नॉस्ट्रल से क्या हो जाता है, बाहर साइड CO2 रिलीज हो जाता है। क्या रिलीज होता है, CO2 रिलीज होता है। तो हमने क्या इनहेल किया, वी इनहेल क्या किया हमने, ऑक्सीजन, और एक्सेल जब हम करते हैं तो क्या एक्सेल करते हैं, CO2। इतना समझ में आ गया। ये हमने बहुत ही बेसिक सी बात कर ली कि ब्रीदिंग के अंदर ये वाला पोर्शन। तो ब्रीदिंग जो है ना, ब्रीदिंग इज नॉट इज इक्वल टू रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन होता है इट इज नॉट इक्वल टू ब्रीदिंग, ठीक है। रेस्पिरेशन इज नॉट इक्वल टू ब्रीदिंग, याद रखना है। रेस्पिरेशन क्या है फिर, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या है फिर, रेस्पिरेशन जो होता है, देखो रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, वी डोंट जस्ट ब्रीथ, हम उससे रेस्पिरेशन के अंदर 2 चीजें आ जाती है। एक तो आ जाता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन, और दूसरा आ जाता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। दूसरा क्या आता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो हमारी बॉडी के अंदर पल्मोनरी जो होता है इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन,
और जो सेलुलर रेस्पिरेशन है इसे हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन ये दो पोर्शन है जो कि पूरा मिला के क्या बनाते हैं, एंटायर रेस्पिरेशन बनाते हैं। तो ये जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है इसके अंदर एक पार्ट आता है ब्रीदिंग का, ठीक है, इसके अंदर एक पार्ट आता है ब्रीदिंग का, फिर आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज आता है, फिर आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब ट्रांसपोर्ट तो हो गया, उसके बाद में स्टार्ट होता है सेल रेस्पिरेशन। जब हमारे टिश्यूज के अंदर हर एक सेल तक के जो गैसेस हमने इनहेल की वो रीच हो जाती है, ऑक्सीजन रीच हो जाता है, उसके बाद में सेल के अंदर जो एक्टिविटीज के थ्रू हमारा मेटाबॉलिज्म हो रहा है, एटीपी प्रोडक्शन हो रहा है, ऑल दीज थिंग्स, ये सब किसके अंदर आ जाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर आ जाता है। तो हमारे पास में दो पार्ट है, रेस्पिरेशन इज नॉट इक्वल टू ब्रीदिंग, ये आपको याद रखना है। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, दो चीजें आती है जैसे मैंने यहाँ पे बताया, पहले तो आ जाता है ब्रीदिंग, उसके बाद में आता है एक्सचेंज, फिर वो जो एक्सचेंज हुआ है उसका ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। अब देखो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। As we have read earlier, oxygen is utilized by the organisms to indirectly break down simple molecules like glucose, amino acid, fatty acids. तो हमें पता है एनर्जी जो रिलीज होती है, जो एटीपी बनता है, ये सिर्फ एक ग्लूकोज से नहीं बनता, ये मल्टीपल शुगर से बन सकता है, फ्रक्टोज से बन सकता है, लैक्टोज से बन सकता है, अमाइनो एसिड से बन सकता है, फैटी एसिड से बन सकता है। ऑल दीज मोनोमर्स जो होते हैं ये इनका ब्रेकडाउन जब होता है तो एटीपी रिलीज होता है टू डिराइव एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। ठीक है, हम क्या करते हैं, एनर्जी डिराइव करते हैं विच इज नथिंग बट एटीपी। हम क्या करते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन के थ्रू डिराइव करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक रिएक्शंस। मतलब इसको कैटाबॉलिक रिएक्शन क्यों बोला है, ठीक है, देखो मेटाबॉलिज्म जो होता है, हमें पता है मेटाबॉलिज्म क्या है, दिस इज नथिंग बट ब्रेकिंग और मेकिंग। ठीक है, इसको इस तरीके से याद रखने का तरीका मैं बता रही हूँ, ब्रेकिंग और मेकिंग। ठीक है, ब्रेकिंग और मेकिंग दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, ब्रेकिंग एंड मत लिखो यहाँ पर, ब्रेकिंग और मेकिंग की जगह और की जगह वी कैन राइट एंड। तो ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ व्हाट, ऑफ एनी पर्टिकुलर केमिकल जो भी हमारी बॉडी के अंदर बन रहा है या फिर उसके अंदर का ब्रेकडाउन हो रहा है, वो दूसरे पार्ट्स में टूट रहा है, इस पूरे प्रोसेस को मिला के हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब यहाँ पर है ना, इसका दो पार्टीशन होता है, एक होता है ब्रेक वाला और एक होता है मेक वाला। ठीक है, हमने इसे क्या कह दिया, ब्रेकिंग और मेकिंग। तो अभी ब्रेकिंग को हम क्या कहते हैं, कैटाबॉलिक कहते हैं बेटा, कैटाबॉलिक। ठीक है, और कैटाबॉलिज्म कहते हैं, और मेकिंग को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म कहते हैं। इसको आप कैसे याद रख सकते हो, कैटाबॉलिज्म, कैटा के वर्ड के अंदर क्या आ रहा है, कट आ रहा है, ऐसा समझ सकते हो आप, कट कह सकते हैं ना कैटाबॉलिज्म को, कैट कट। तो इसको आप समझ सकते हो कि कट कर रहे हैं मतलब हम उसका ब्रेक डाउन कर रहे हैं। मतलब अगर ये पूरा क्या है, पॉलीसेक्राइड के फॉर्म में प्रेजेंट है, ये कोई क्या है, पॉलीसेक्राइड है। ठीक है, यहाँ पर कोई पॉलीसेक्राइड प्रेजेंट है, इसको जब हम ब्रेक करके मोनोमर्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, मोनोमर्स जैसे क्या हो जाता है, ग्लूकोज के अंदर हम डिवाइड कर रहे हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, कैटाबॉलिज्म कहेंगे, राइट, कैटाबॉलिज्म कहेंगे। और जब हम मोनोमर्स मिला के पॉलीसेक्राइड बना रहे होते हैं, दैट टाइम वी विल कॉल दिस एज एनाबॉलिज्म। ठीक है, अब ये ग्लूकोज को जब हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमें, बेसिकली एटीपी मिल रहा है। तो ये जो प्रोसेस हो गई, ये हो गई आपकी कैटाबॉलिज्म। और जब हम एटीपी, ठीक है, एटीपी हो गया, अब दूसरे जो है डिफरेंट टाइप्स, अब जैसे ग्लूकोज को मिला के हम क्या बना सकते हैं, ग्लाइकोजन बना सकते हैं, ग्लूकोज को मिला के। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एनाबॉलिज्म हो रहा है। ग्लाइकोजन इज द पार्ट, वी कैन से इट इज अ स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज जो होता है, ये ग्लाइकोजन होता है। ग्लाइकोजन एक बड़ा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर बहुत सारे ग्लूकोज से मिलकर वो बना होता है, और इनका ग्लाइकोजन का जब ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ये ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज है, और ये ग्लूकोज जब सारे बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर ग्लाइकोजन बनते हैं, तो इस प्रोसेस को, यहां जाने वाले प्रोसेस को हम कहेंगे एनाबॉलिज्म, क्योंकि हम बना रहे हैं। लेकिन ग्लाइकोजन से हम ग्लूकोज में बदलते हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म, क्योंकि ग्लाइकोजन एक बड़ा मॉलिक्यूल है, उसको हम कट करके क्या बनाते हैं, एनाबॉलिक, ठीक है, कैटाबॉलिक रिएक्शन करके हम उसके अंदर से वापस ग्लूकोज डिराइव करते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई चीजें। अब कैटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म मैंने समझा दिया, एनाबॉलिज्म समझा दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो, कैटाबॉलिक रिएक्शन ही क्यों बोला है, कैटाबॉलिक रिएक्शन इसलिए बोला है, जब भी हम ब्रेकडाउन कर रहे होते हैं तो वहां पर ब्रेकडाउन तो हो रहा है, उसके लिए हमें एटीपी रिक्वायर्ड है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि वहां पर ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है, ठीक है, और एटीपी वहां से रिलीज भी होती है, एटीपी रिक्वायर्ड भी होती है, सम अमाउंट ऑफ एटीपी जो होती है, एनर्जी स्पेंड भी होती है, और वहां से एनर्जी बनती भी है। लेकिन जब हम कैटाबॉलिक रिएक्शंस गो थ्रू करते हैं, वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनती है, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीज ये है कि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, रिलीज होता है। लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, दिस इज हार्मफुल। ये कैसा है, ये बेटा हार्मफुल है, ठीक है, हार्मफुल है। ठीक है, इन दिस कैटाबॉलिक रिएक्शन देयरफॉर एविडेंट दैट O2 हैज टू बी कंटिन्यूअसली प्रोवाइडेड, ताकि हम मेटाबॉलिज्म अपना कंटिन्यू कर रख सके। ठीक है, CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स हैव टू बी रिलीज्ड आउट। तो हमें प्रोवाइड क्या करना है, ऑक्सीजन, और रिलीज क्या करना है हमारी बॉडी से, कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ये जो बताया ना, क्या बताया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग, कॉमनली कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग इज
नॉट इक्वल टू रेस्पिरेशन, लेकिन यहाँ पे बोला है कॉमनली नोन एज, ठीक है, हम जिसे स्लैंग लैंग्वेज में कह देते हैं कि ब्रीदिंग इज रेस्पिरेशन, बट रेस्पिरेशन में सिर्फ ब्रीदिंग नहीं आता। ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग देखो क्या है, ब्रीदिंग का यहाँ पर जो डेफिनेशन बताया है इसके अकॉर्डिंग ये है कि हम O2 प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं मतलब वहां पर हम कोई ना कोई चीज, एक चीज अगर दे रहे हैं तो वहां से कोई चीज ले भी रहे होंगे, तो एक्सचेंज कर रहे हैं विथ व्हाट, विथ CO2, मतलब हमारी बॉडी CO2 रिलीज कर रही है, उसको हम बाहर तो फेंक रहे हैं लेकिन उसकी जगह हम दूसरी चीज दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, विच इज अ मस्ट फॉर एवरी बॉडी। तो ये क्या हो गया, इसे हम कहते हैं ब्रीदिंग, और इसी को कॉमन लैंग्वेज में हम इसे रेस्पिरेशन कहते हैं, बट इट इज नॉट इक्वल टू रेस्पिरेशन। इस चीज को समझो। अब यहां से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, हाँ, अगर आपको डायरेक्टली ये पूछे कि ब्रीदिंग इज रेस्पिरेशन, नो, आंसर इज नो। लेकिन अगर आपको ये पूछे ब्रीदिंग इज दिस, ऑल दिस पूरा प्रोसेस बताया, ऑक्सीजन एक्सचेंज और फिर ठीक है वहां पर CO2 एक्सचेंज हो रहा है, एंड दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज रेस्पिरेशन, अगर ये वर्ड यूज किया हुआ है कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन या कॉमनली कॉल्ड एज रेस्पिरेशन, तब आप टिक करके आओगे यस इट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन, क्योंकि हम कॉमन वे में उससे वही कहते हैं, कॉमन वे में हम उससे क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट, यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन। ठीक है, मतलब क्या होता है ना, एक इनवॉलंटरी रेस्पिरेशन होता है और एक वॉलंटरी रेस्पिरेशन होता है। जब हम कोई चीज पर ध्यान देकर उसे पर्पसफुली कर रहे होते हैं, दैट इज वॉलंटरी, ठीक है, वॉलंटरी हम कर रहे हैं। लेकिन हम जो है ना, जब हम बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वी आर वॉकिंग, वी आर रनिंग, ठीक है, रनिंग तो ठीक है, डिफरेंट एक्सरसाइज आ गई, ठीक है, हम बात कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, चीजें याद कर रहे हैं, एट दैट टाइम हम ध्यान नहीं दे रहे होते रेस्पिरेशन पे, वी आर बिजी इन सम और दी अदर वर्क, वो टाइम पे फिर भी हमारी सांसें चलती रहती है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, इनवॉलंटरी रिएक्शंस, इनवॉलंटरी मेथड से रेस्पिरेशन अपना कंटिन्यू रखती है। ठीक है, तो हमारा बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही कम इंटेंसिटी वाला जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम इनवॉलंटरी कहते हैं, जहां पर हम सिर्फ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैसेस लेते हैं, जितना रिक्वायर्ड है उतना लेते हैं। वॉलंटरी में हम क्या करते हैं, हमारी लंग की कैपेसिटी को फुल फ्लेज यूज करते हैं, मतलब जैसे अगर हमने ऐसे नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे हैं, बात करते टाइम रेस्पिरेशन हो रहा है, नॉर्मल रेस्पिरेशन, लेकिन द मोमेंट मैं यहाँ पर इस तरीके से डीप रेस्पिरेशन करूं तो यहाँ पे मैंने पहली बात तो पूरा लंग कैपेसिटी अपना यूटिलाइज किया, दूसरी चीज तो हमें वॉलंटरीली करना पड़ रहा है, मतलब दैट रिक्वायर्स अवर कंसंट्रेशन समवेयर, हमें कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है। अगर हम पढ़ते हुए कर रहे हैं तो हमारा दोनों जगह ध्यान नहीं हो सकता, या तो हम रेस्पिरेशन कर सकते हैं, वॉलंटरी रेस्पिरेशन की बात कर रही हूँ, या तो हम पढ़ाई कर सकते हैं। तो वॉलंटरी रेस्पिरेशन जो होता है इसमें हमारा ब्रेन, ठीक है, हमारा फोकस रिक्वायर्ड होता है, फोकस रिक्वायर्ड होता है। इनवॉलंटरी रेस्पिरेशन में वो ठीक है एक्टिविटीज चलती रहती है फ्रॉम द ब्रेन सेंटर्स, आप आगे पढ़ोगे पॉन्स रीजन, ये मेड्यूलरी रीजन, ये सारे रीजन पे रेस्पिरेटरी सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं जो काम करते हैं। ठीक है, इनवॉलंटरी रेस्पिरेशन में काम करते हैं। तो यहाँ पर ना जब वॉलंटरी रेस्पिरेशन हो रहा हो या ना हो रहा हो, हमारा चेस्ट जो होता है मूव करता रहता है, यू नो दैट इट इज ड्यू टू ब्रीदिंग। ठीक है, हमें पता है ये चीज। दूसरी चीज क्या बोलिए, हाउ डू वी ब्रीद, ब्रीद कैसे करते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग सेक्शन। देखो ब्रीदिंग जो है ना, इसका एक मिसकंसेप्शन आप लोग समझ सकते हो, वो मिसकंसेप्शन मैं क्लियर करूंगी। अभी पहले इस थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन दिया उसको आप कंप्लीट कर लो। मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीदिंग वेराई करता है, किस तरीके से ब्रीद करता है या फिर किस तरीके से ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है, हर एक डिफरेंट एनिमल्स के अंदर ये वेराई करता है, और अलग अलग फाइलम के एनिमल्स के अंदर अलग अलग टाइप के रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म्स देखे जाते हैं। जैसे कि स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वेरी फर्स्ट, पॉरीफेरा। ठीक है, यहाँ पर किसके बारे में बात की गई है, सबसे पहले पॉरीफेरा के बारे में बात की है। तो पॉरीफेरा के अगर अंदर हम देखें, ठीक है, फर्स्ट क्या आ जाता है पॉरीफेरा, इनके पास में क्या होता है, वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है क्या, वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है क्या, बहुत अच्छे से ध्यान करके ये चीज का मुझे जवाब। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम पॉरीफेरा के अंदर प्रेजेंट होता है क्या, नहीं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम और वाटर कैनाल सिस्टम ये दोनों यहाँ के एनसीईआरटी में और एनिमल किंगडम ये चैप्टर में दिया है। वाटर कैनाल सिस्टम पॉरीफेरा के अंदर होता है, दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन, फॉर द पर्पस ऑफ कह सकते हैं ईट करता है, वो अपने जो भी रिक्वायर्ड ठीक है मटेरियल न्यूट्रिशन है वो वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू लेता है हमारी बॉडी के अंदर, और जो अपनी बॉडी के अंदर पॉरीफेरा स्पंजेस के अंदर, और स्पंजेस अपनी बॉडी ठीक है एंटर करता है ना, वो सारे जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वापस दे थ्रो आउट ऑल द वेस्ट मटेरियल्स एंड द वाटर मॉलिक्यूल्स विच इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये होता है वाटर कैनाल सिस्टम, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन एज वेल। ठीक है, तो ब्रीदिंग वेराई करता है अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटाट्स। उनके हैबिटाट्स बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखो हैबिटाट्स कैसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अगर हम कोई टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कौन सा ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो लैंड पर रहते हैं, उनका हैबिटाट क्या हो गया, लैंड हो गया, वी आर टेरेस्ट्रियल। जो एक्वाटिक होते हैं, जो पानी के अंदर रहते हैं, तो हैबिटाट्स जो होते हैं ना, अलग अलग टाइप के हैबिटाट्स देखे जाते हैं। ठीक है, तो एक तो हो जाता है हमारा एक्वाटिक,
दो हैबिटेट अगर हम ले लेते हैं, एक हो जाता है एक्वाटिक और एक हो जाता है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल कैसा होता है, जो लैंड फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, लैंड फॉर्म्स पे रहते हैं, और एक्वाटिक जो ओशन सीज वाटर बॉडीज के अंदर मिलते हैं। जो एक्वाटिक होते हैं ना, जो ज्यादातर एक्वाटिक होते हैं ना, इनके अंदर ज्यादातर के क्या देखा जाता है, दे रेस्पायर थ्रू गिल्स, ठीक है, गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हुए दिखाई देंगे, बुक गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हुए दिखाई देंगे। जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक है, जो एक्वाटिक होते हैं, ये गिल्स के थ्रू, स्किन के थ्रू या फिर बुक गिल्स के थ्रू, इन सब के थ्रू रेस्पायर करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। जो टेरेस्ट्रियल होते हैं ये लंग्स के थ्रू, बुक लंग्स के थ्रू, ठीक है, या फिर ट्रैकियल सिस्टम हो सकता है, ठीक है, ये सारे सिस्टम के थ्रू ये क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। अब ये अलग अलग सिस्टम क्या है थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी मेंटेन जरूरी है, ठीक है। तो एक्वाटिक तो पॉरीफेरा भी है और एम्फीबियन भी है। एम्फीबियंस के अंदर क्या आ जाते हैं, टोड, सैलमेंडर, फ्रॉग्स, ये सारे एम्फीबियंस के अंदर आ जाते हैं। पॉरीफेरा में क्या आ जाते हैं, पॉरीफेरा के अंदर स्पंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो स्पंजेस जो होते हैं वो भी एक्वाटिक है, लेकिन फ्रॉग्स भी तो एक्वाटिक है। तो क्या दोनों के अंदर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन देखा जाता है क्या, दोनों के अंदर दे रेस्पायर थ्रू स्किन और दीज, ठीक है, पानी में रहते हुए? तो नहीं, ऐसा नहीं है, उनके अंदर डिफरेंसेस है। क्यों डिफरेंसेस है? अब ये एक्वाटिक होने के बाद में भी डिफरेंसेस क्यों है? बिकॉज ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अगर कोई ऐसा एनिमल है या फिर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो खुद बना हुआ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रेजेंट है, मतलब वो सेल के गुच्छे से बना हुआ है, तो अगर ऐसा कोई एनिमल है जो खुद बना हुआ है सेल के गुच्छे से, उसके अंदर सम अमाउंट ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, उसका कोई ऑर्गन डेवलप नहीं हुआ है, उसका कोई ऑर्गन सिस्टम तो बना ही नहीं है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म से हम तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन शो करे। उसके पास में होते हैं वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है, वो किसके थ्रू करता है? उसके पास में बहुत सारे ऑस्टियाज, ऑस्क्यूलम प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू वो करता है। तो ये अलग अलग फॉर्म्स देखे जाते हैं बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर लोअर इनवर्टिब्रेट्स में स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स और फ्लैटवर्म्स आ जाते हैं, प्लैटीहेल्मिन्थस आ जाते हैं। इन तीनों के पास में क्या देखा जाता है? सिंपल डिफ्यूजन देखा जाता है ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। तो इनके अंदर क्या देखा जाता है? बॉडी सरफेस के थ्रू डिफ्यूजन होता हुआ दिखाई देता है। अर्थवर्म्स जो होते हैं ये किसके अंदर आ जाते हैं? एनालिड्स के अंदर आ जाते हैं। किसके अंदर आ जाते हैं? एनालिड्स के अंदर आ जाते हैं। तो इनके पास में होता है मॉइस्ट क्यूटिकल, मतलब ये मॉइस्ट क्यूटिकल, ये भी किसके अंदर आ गया? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के अंदर आ गया। तो ये क्या करते हैं ना, जैसे इस तरीके का जो है इनका ऊपर का लेयर होता है, फिर नीचे एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, और फिर फाइनली क्या प्रेजेंट होता है? मस्क्यूलर लेयर प्रेजेंट होता है। तो दिस इज देयर एपिथेलियम, जो कि जस्ट नीचे प्रेजेंट है। इस तरीके का एपिथेलियम देखा जाता है, और ये नीचे आ जाती है मस्क्यूलर लेयर्स, ठीक है, जहां पर लॉन्जिट्यूडनल, सर्कुलर, ऐसी टाइप की मसल्स प्रेजेंट होती है जो उनके मूवमेंट के लिए रिक्वायर्ड होती है। ऊपर इसके पास में एक कवरिंग होती है, इस कवरिंग को हम कहते हैं क्यूटिकल, ठीक है। ये क्यूटिकल कैसा है, इसको आप किस तरीके से इमेजिन कर सकते हो? जिस तरीके से हमारा नेल है तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है क्यूटिकल। अब क्यूटिकल को आप कैसे समझ सकते हो? क्यूटिकल जैसे हमारे पास में नेल्स होते हैं, नेल्स के नीचे एक लेयर बनी होती है, नेल्स के साइड वाली लेयर्स में आप देख सकते हो, साइड की तरफ से जो स्किन का लेयर निकल के आता है, उस तरीके के हम चीजों को क्यूटिकल कहते हैं। ये क्या करता है? इट प्रिवेंट्स इन गोइंग ऑफ वाटर। तो ये वाटर को परमिएबल नहीं होता, पहली चीज, वाटर को जाने नहीं देता अंदर, तो ये प्रिवेंट करता है अंदर के सिस्टम को भीगने से, अंदर की स्किन के लेयर को भीगने से। तो ये क्यूटिकल जो होता है बेसिकली इट इज, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्पिरेशन इन एनालिडा, ठीक है, एनालिड्स, ठीक है। तो अर्थवर्म किसके थ्रू करते हैं? ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन शो करते हैं बाय द मॉइस्ट क्यूटिकल, एंड इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, तो इसे हम कहते हैं ट्रैकियल सिस्टम। तो दूसरा क्या आ जाता है? पॉरीफेरा से लेके सिलेंट्रेटा और प्लैटीहेल्मिन्थस, ठीक है, ये क्या करते हैं? अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू करते हैं। पॉरीफेरा हो जाता है, फिर आता है सिलेंट्रेट्स और क्या आ जाते हैं? प्लैटीहेल्मिन्थस, ठीक है, प्लैटीहेल्मिन्थस, ये तीनों क्या करते हैं? बॉडी सरफेस के थ्रू करते हैं, बॉडी सरफेस के थ्रू। इसको आप क्यूटेनियस, ठीक है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के अंदर ले सकते हो, लेकिन जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है वो इनके अंदर नहीं देखा जा सकता बिकॉज दीज आर नथिंग बट ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। फिर आ जाता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स या फिर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है। फिर एनालिड्स के बारे में बात की गई है, ये क्या करते हैं? क्यूटिकल के थ्रू रेस्पिरेशन शो करते हैं। फिर 5th नंबर पर बात की गई है इंसेक्ट्स के बारे में। इंसेक्ट्स किसके अंदर आते हैं? आर्थ्रोपोड्स के अंदर आते हैं। अब ये आते तो आर्थ्रोपोड्स के अंदर है, इनको बोला है कि ये ट्रैकियल सिस्टम शो करते हैं। तो आर्थ्रोपोड क्या है बेटा? ये फाइलम है। ये क्या है? एक फाइलम है। अब फाइलम जो है इसके अंदर हमने इंसेक्टा जो है ना ये क्लास देखा है। ये क्या है? इंसेक्टा इज अ क्लास। वैसे दूसरा एक क्लास होता है एरेक्निड्स का। इंसेक्ट्स जो होते हैं इसके अंदर आ जाते हैं ऑल द काइंड ऑफ इंसेक्ट्स जो हम देखते हैं, ठीक है, जैसे कि कॉकरोच हो जाते हैं, ऑल दीज कम्स इन इंसेक्ट्स। एरेक्निड्स के अंदर आ जाते हैं ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पाइडर्स हो जाते हैं, ये सारे किसके अंदर आ जाते हैं? एरेक्निड्स के अंदर आ जाते हैं। तो एरेक्निड्स इज द क्लास ऑफ, ये किसके अंदर आता है? कौन सी फाइलम के अंदर आता है? आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है। तो आर्थ्रोपोडा के अंदर तो हमने ये देखा है कि जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं ये मल्टीपल रेस्पिरेशन शो कर सकते हैं। ये शो कर सकते हैं बुक लंग्स के थ्रू। ये क्या शो करते हैं? बुक लंग्स हो जाते हैं, इनके पास में गिल्स आ जाते हैं, इनके पास में बुक गिल्स आ जाते हैं, और आ जाता है इनके पास में बुक गिल्स हो गया, ये हो गया, बुक लंग्स हो गए, और फिर इसके अंदर और क्या? ट्रैकियल सिस्टम देखा जाता है। तो ये जो ट्रैकियल सिस्टम है ये किसके अंदर देखा जाता है? दिस इज सीन इन इंसेक्ट्स, ठीक है। और फिर बुक लंग्स किसके अंदर देखे जाते हैं? बुक लंग्स देखे जाते हैं इन एरेक्निड्स,
ठीक है। तो एरेक्निडा जो है दिस इज अ क्लास, और ये क्लास जो होता है स्पाइडर्स का होता है, और इनके पास में देखे जाते हैं बुक लंग्स। क्या देखे जाते हैं? बुक लंग्स। तो जो अगर हम ऐसे कह दें कि ऑल दी आर्थ्रोपोड्स शो रेस्पिरेशन थ्रू ट्रैकियल सिस्टम, दिस इज रॉन्ग। तो मतलब जैसे सपोज करते हैं ये कॉकरोच प्रेजेंट है, तो इसके अंदर देखा जाता है बेटा इस तरीके का नेटवर्किंग देखी जाती है, किसकी? ट्रैकियल सिस्टम की नेटवर्किंग देखी जाती है, इसे हम कहते हैं ट्रैकियल सिस्टम। ये दिखता किसके अंदर है? इंसेक्टा के अंदर दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन क्या होता है, हर एक जगह सप्लाई होता है, हर एक जगह गैसेस एप्लीकेशन होता है, सप्लाई होता है, और वहां से क्या होता है, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज होता है। अब फिर स्पाइडर्स जो आते हैं, स्पाइडर्स के पास में क्या देखा जाता है? बुक लंग्स देखा जाता है। बुक लंग्स ना कुछ इस तरीके का बुक लाइक पेजेस का तरह स्ट्रक्चर बनाया हुआ देखा जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर होता है ब्लड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एंटर करता है गैस, और गैस जो होता है ना ऑक्सीजन रिच गैस, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, ये सारी जगह फिल हो जाता है। अब यहाँ पर बीच में क्या प्रेजेंट है? देखो ये दो जो स्पेस है इनके बीच में क्या प्रेजेंट है? ब्लड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? ब्लड। अब यहाँ पर क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज होता है, मतलब ब्लड जो है इस तरीके का जो ट्रैकियल सिस्टम प्रेजेंट है, समझो ये सारे ट्रैकियल ट्यूब्स है जो इस तरीके से बुक लाइक स्ट्रक्चर बनाए हुए, बुक के पेजेस के जैसे स्ट्रक्चर बनाए, ऐसे लॉन्ग शीट्स की तरह होते हैं। उसको अगर हम साइड से देखेंगे तो इस तरीके से दिखाई देंगे। यहाँ पर ये वाला जो हैंड है ये क्या बनाया है इस तरीके से, इसके साथ में हम समझ लेते हैं यहाँ पर ब्लड एंटर कर रहा है, तो यहाँ सब जगह ब्लड एंटर कर रहा है। अब यहाँ पर जो गैस प्रेजेंट था इसके अंदर से ऑक्सीजन इसके अंदर ब्लड के अंदर जाएगी, और यहाँ से क्या होगा, CO2 जो होगा वो वापस इन द बुक लंग्स एंटर कर लेगा। तो इस तरीके से गैसेस एक्सचेंज देखा जाता है इन बुक लंग्स और एरेक्निड्स, ठीक है। तो पहले हमने देख लिया ट्रैकियल सिस्टम, ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू कौन शो करता है? इंसेक्ट्स शो करते हैं। इंसेक्ट्स इसके अंदर आते हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर। टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी, स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गिल्स। अब ये जो वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, वेस्कुलराइज्ड क्यों बोला है? क्योंकि ये हाईली वाटर के अंदर लाइक फिल्ड होते हैं, ये ब्लड के अंदर फिल्ड होते हैं। तो वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब इनको खुद को ब्लड सप्लिकेशन रिक्वायर्ड होता है, ब्लड सप्लाई रिक्वायर्ड होता है। तो ये हाईली वेस्कुलराइज्ड होते हैं, गिल्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्रांकियल रेस्पिरेशन। तो ये जो ब्रांकियल रेस्पिरेशन है ये किसके अंदर देखा जाता है? ब्रांकियल रेस्पिरेशन जो होता है ये देखा जाता है इन एक्वाटिक एनिमल्स। अब वो एक्वाटिक एनिमल्स आपके मॉलस्कस हो सकते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स कैन बी और आर्थ्रोपोडा जो एक्वाटिक रीजन के अंदर रहते हैं, ये सारे क्या शो कर सकते हैं? बुक गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन, जिसको हम कहते हैं ब्रांकियल रेस्पिरेशन। ब्रांकियल रेस्पिरेशन किसके अंदर मिलता है? एक्वाटिक के अंदर मिलता है बाय मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मॉलस्कस। तो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स के अंदर ऑल दोज क्रिएचर्स, जैसे कि वी कैन सी एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स बोला है तो वहां पर क्रैब्स आ जाते हैं एक्वाटिक रीजन के, ठीक है, क्रैब्स आ जाते हैं, स्कॉर्पियंस आ जाते हैं। फिर मॉलस्कस जो होते हैं इसके अंदर आ जाते हैं, मॉलस्का है ना तो इसके अंदर अपना ऑक्टोपस आ जाएगा, स्नेल आ जाएगा, ये सारे। जैसे ऑक्टोपस के अंदर हम देखा है उसका जो हम्प होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो मॉलस्का होता है, मॉलस्कस होते हैं, मॉलस्क जिसके अंदर आते हैं इसके अंदर क्या होते हैं? फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जैसे मॉलस्कस के अंदर क्या हो जाते हैं? फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं, फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वेयरएज वेस्कुलराइज्ड बैग्स, ठीक है, वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गिल्स। गिल्स किसके अंदर मिलते हैं? गिल्स मिलते हैं ब्रांकियल रेस्पिरेशन जिसे हम कहते हैं, और ये मिलते हैं और एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मॉलस्कस। इनके पास में लंग्स नहीं मिलते। अब वेस्कुलराइज्ड लंग्स जो होते हैं, वेस्कुलराइज्ड लंग्स जैसे हमारे पास में, ठीक है, इसके खुद के वेस्कुलराइज्ड सप्लाई होता है, हाईली वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर होता है। ये जो बैग्स होते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर क्यों बोला है? क्योंकि इस तरीके से दो बैग लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से प्रेजेंट दिखाई देते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो ये जो स्ट्रक्चर होते हैं दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? लंग्स। और ये जो लंग्स होते हैं बेसिकली ये किस काम में आते हैं? दीज आर रिक्वायर्ड फॉर इनटेक ऑफ द गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ये गैस लार्ज अमाउंट में लेते हैं थोरासिक कैविटी के अंदर। थोरासिक कैविटी इनहेल ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ या फिर कलेक्शन ऑफ गैस के थ्रू क्या हो जाता है, ठीक है, इसको अंदर कलेक्ट करता है, और फिर हमारे थोरासिक कैविटी के अंदर से क्या होते हैं, जो भी एल्वेओला प्रेजेंट होता है लंग्स के एंड में, एंड रीजन में, वहां पर होता है गैसेस एक्सचेंज। इसको हम डिटेल में देखेंगे आगे। इतना समझ में आ गया? वेस्कुलराइज्ड बैग्स होते हैं जिसको हम लंग्स कहते हैं। तो लंग्स क्या है? लंग्स आर नथिंग बट वेस्कुलराइज्ड बैग्स, बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो अब तक हमने देख लिया ट्रैकियल रेस्पिरेशन, हमने देख लिया ब्रांकियल रेस्पिरेशन, और हमने देख लिया है ठीक है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ये सब किसके अंदर मिलते हैं? अभी आप मैच कर सकते हो। ट्रैकियल रेस्पिरेशन इंसेक्टा में मिलता है, ब्रांकियल रेस्पिरेशन इज थ्रू गिल्स या एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, और किसके अंदर मिल सकता है? मॉलस्कस के अंदर मिल सकता है, ठीक है, मॉलस्कस के अंदर मिल सकता है। और दूसरी चीज पल्मोनरी आ जाता है, ये सारे टेरेस्ट्रियल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के अंदर और हायर इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर मिलता है। हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर मिलता है, सॉरी, वर्टिब्रेट्स के अंदर मिलता है, हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर मिलता है, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर नहीं मिलता, ठीक है।
तो लंग्स हो जाते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन यूज्ड बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज अमंग वर्टिब्रेट्स। फिशेस जो होती है, अब वर्टिब्रेट्स के अंदर भी एक्वाटिक आ जाते हैं, जैसे कि पाइसेस में फिशेस आ जाते हैं, ये गिल्स के थ्रू करते हैं, और एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ठीक है, फिशेस के अंदर तो गिल्स होता ही है, ठीक है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस के अंदर हमने देखा ये स्किन के थ्रू कर सकते हैं, अपने लंग्स के थ्रू कर सकते हैं, तो स्किन रेस्पिरेशन मतलब क्यूटेनियस भी देखा जा सकता है। दूसरा एक और एक आ जाता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अब ये जो क्यूटेनियस है ये किसके अंदर देखा जाता है? एम्फीबियंस के अंदर देखा जाता है, एम्फीबियंस के अंदर देखा जाता है, प्लेटीहेलमिन्थस के अंदर देखा जाता है, प्लेटीहेलमिन्थस के अंदर, और किसके अंदर? एनालिडा के अंदर देखा जाता है, एनालिडा के अंदर देखा जाता है। तो ये सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं, ठीक है। और फिर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स भी लंग्स के थ्रू, बर्ड्स, मैमल्स जो होते हैं दे रेस्पायर थ्रू लंग्स। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स कैन रेस्पायर थ्रू मॉइस्ट स्किन ऑल्सो। तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो होता है ये एम्फीबियंस के अंदर देखा जाता है। क्लियर है? क्योंकि वो अपनी स्किन से डायरेक्टली क्या करते हैं? रेस्पिरेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये कब करते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन? जब वो अपने एक्वाटिक लाइफ के अंदर होते हैं, मतलब जब वो ठीक है वाटर बॉडीज के अंदर होते हैं तब वो क्यूटेनियस शो करते हैं, और जब वो टेरेस्ट्रियल फॉर्म पर आ जाते हैं तब वो लंग्स के थ्रू शो करते हैं। तो ये ठीक है वेरिएबल तरीके का रेस्पिरेशन शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये